आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने विश्व का भूगोल। ठीक है जी। तो विश्व का भूगोल मींस वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कर रहे हैं आज से स्टार्ट। और होपफुली आपने पिछली जो क्लासेस हैं, लास्ट की 4-5 क्लासेस, उनको ठीक से तैयार किया होगा। अब ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या विश्व का भूगोल है जो आपको दिख रहा है सामने, इनका पिछली क्लासेस से कोई रेलेवेंस नहीं है। हम जो चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका पिछली घटनाओं से कोई भी अच्छा, एक चीज, अगर मैं कहीं आपसे पूछूं कि वो, जैसे मैं आपसे पूछूं ये कौन सा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ये वाला कौन सा महाद्वीप है, या मैं पूछूं ये कौन सा महाद्वीप है, ये पूछूं ये कौन सा महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है? हाँ जी, देखिए ये तो यूरोप है नीले रंग में, ठीक है आपने। ये कौन सा है हरे रंग में? एशिया, ये भी ठीक है। ये कौन सा नीचे जी? ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठीक है आपने। ये हरे रंग में कौन सा है जी? हरे रंग में अफ्रीका है। ठीक है जी। ये कौन सा है इस कलर में? है जी, मान लीजिए। हाँ जी, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पूरा, और ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी। तो मोटे मोटे तौर पर ये 4-5 बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। और इसमें देखिएगा, ये हमारा मानचित्र है। मोटे तौर पे जो आप मानचित्र देखते हो ऐसा ऐसा दिखता है आपको, सही नहीं है। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि ये जो बीचों बीच में से लाइन निकलती है, थोड़ा नीचे होगी वैसे, मैंने 10 मिनट इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे होगी लाइन ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, मैंने भूमध्य रेखा। ठीक है जी। चलिए, इतना आपको पता है, ठीक है। अब हमें यहां सबसे पहले समझना है कि कार्टोग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है। डाल दीजिए हेडिंग कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब है मैप को स्टडी करना, मैप को बनाना। तो मैप को बनाना, या क्या बोलते हैं मैप को हिंदी में? मानचित्र। तो मानचित्र को बनाना या उसे उसका अध्ययन करना कार्टोग्राफी कही जाती है। तो कार्टोग्राफी हेडिंग डाल दीजिएगा और लिखिए इसके अंदर कि ये मानचित्र को बनाना या उसका अध्ययन करना होता है। यह मानचित्र को बनाना या उसका अध्ययन करना होता है जो कार्टोग्राफी है। तो कार्टोग्राफी मींस या तो मैप को डिजाइन करना या फिर मैप को स्टडी करना। अब जरा थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने की चपटी सतह पर खींचा गया है। आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि चपटी है। ये तो चपटी कैसे? कोई आपसे पूछे कि ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया है, क्या है जी? नीचे ऑस्ट्रेलिया है। इससे आप नीचे चले जाए, यहां तो मैप हमारा खत्म हो रहा है, तो इसके आगे क्या है? आप जरा गौर कीजिएगा कि इससे आगे क्या है। अगर आप यहां पहुंच जाते हैं, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा ना जी, इससे नीचे क्या है? क्या यहां पर जाकर पृथ्वी समाप्त हो रही है? क्या है इसके आगे? अरे पानी हो या धुआं हो, इसके आगे है क्या? वैसे खत्म है यहां पे पृथ्वी। पृथ्वी गोल है, तो इसके आगे क्या है? अगर मान लो मैं यहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचू, फिर ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाऊं, मान लीजिए मैं यहां पहुंच जाऊं, इसके बाद मैं कहा, यहां खत्म है क्या मेरा जर्नी? कहां पहुंच जाऊंगा? हाँ जी, ओशन नहीं, पर इसके आगे क्या है भाई? ये जो खत्म होगा यहां पे, इसके आगे क्या है? हा? और बट मानचित्र तो यहां खत्म नहीं होता है। आपने वर्ल्ड का मैप देखा ना भाई? ये वर्ल्ड का मैप है कि नहीं है, जिसे आप टांगते हो स्कूल में या कॉलेज में या घर में? तो मेरे बोलने का अर्थ है कि ये मानचित्र है। ये जो लाइन है लास्ट वाली बाउंड्री इसकी, इसके नीचे क्या है? अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो पृथ्वी चपटी हुई। फिर तो एक विश्वास था एक टाइम पे कि पृथ्वी का एक सिरा है, आखिरी सिरा, उसके आगे जाओगे तो आप गिर जाओगे। तो मीन्स ये जो ये जो मैप दिखाया गया पृथ्वी का, ये चपटा है। कैसा जी? चपटा दिखाया गया है। पृथ्वी तो गोल होती है। इसके आप आगे जाएंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। आप इसके आगे जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे जी?
ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के आप नीचे जाओगे तो घूम के आप कहां पहुंचने वाले हैं, फिर आगे जाके रशिया पहुंचने वाले हैं। पृथ्वी तो गोल है। तो ये जो खोल दिया गया है बेसिकली ऐसे नहीं, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। समझे कैसे पृथ्वी भाई गोल है। तो ये सिरा और ये सिरा आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। समझे आप, ये हमारा साउथ अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका से आगे जाओगे कहां पहुंच जाओगे ऊपर आप, नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया पहुंच जाओगे, कनाडा पहुंच जाओगे, और क्या है। समझे आप। तो इतनी सी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए कि पृथ्वी चपटी नहीं क्या है, पृथ्वी गोल है। बस इसे जो यहां दिखाया गया है, जैसे शायद यहां पृथ्वी तो ऐसी है ना जी, तो गोल है। पर ये तो ग्लोब में होती है पृथ्वी जो दिखती है आपको। और जब आप मैप खरीद के लाते हो तो मैप में ये गोलाकार नहीं दिखाया जाता, उसको उससे दिखाते कैसी हैं, चपटी, ऐसे ऐसे वाली। क्योंकि ऐसे में एक जो छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, उनको समझाना बहुत क्या है, आसान है। यहां समझाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। जिसको अर्थ की राउंड फीलिंग का पता नहीं है वो यहां अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह रही, ऑस्ट्रेलिया जी है ना जी, है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया। यहां से आप आगे जाओगे तो ये देखिए आप, कोई सिरा है ना इसका। मैंने अगर आप इसको देखोगे, इस मैप को देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है। पर राउंड शेप देखोगे तो अगर यहां आप आगे तो फिर कोई एंड पॉइंट होने ना है, आप आगे यहां चले जाओगे। तो एक तरह से फिलहाल एट रैंडम ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। यहां तक कोई बात समझ में आई आपको। फिलहाल पृथ्वी चपटी नहीं, कैसी है, गोल है। बाइबल में लिखा गया था चपटी है, बहुत ग्रंथों में लिखा गया पृथ्वी चपटी है। तो पृथ्वी क्या है, वो तो गोल है। ठीक है जी, जस्ट मोमेंट, सही है। तो पृथ्वी गोल है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। कार्टोग्राफी हम समझ गए। जो मानचित्र है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं भौतिक मीन्स फिजिकल मैप, लिख लो इसको, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र। एक होते हैं राजनीतिक मानचित्र बने पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम देशों को चिन्हित करते हैं, ये फलना देश है, उसकी राजधानी यहां है, उस तरह से। और जो थीमेटिक होते हैं वहां पे हम थीम बेस करते हैं डिस्कस, जैसे कि अगर रोड या डिस्कस करना है, उद्योग डिस्कस करने हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट वो रेन पैटर्न डिस्कस करने हैं इत्यादि। तो इंग्लिश वाले लिखिएगा इसे फिजिकल मैप, फिजिकल PHYSICAL, फिजिकल मैप लिखिए। इन फिजिकल मैप्स, इन फिजिकल मैप्स वी डिस्कस, in physical maps we discuss mountains, plateaus, plains, rivers, mountains, plateau, plains, plain माने मैदान, rivers, oceans, etc. oceans, etc. डरे यहां तक। और पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, here we discuss the state, cities, village, capitals, etc. मैंने यहां जैसे भारत को अलग दिखाया, नेपाल को अलग दिखाया, पाकिस्तान को अलग दिखाया जाएगा, चीन को अलग दिखाया जाएगा क्योंकि देश के रूप में है। और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल वाइज दिखाया जाएगा, यहाँ कोई देश की बाउंड्री के रूप में।
ओके जी, चलिए। तो ये जो थीमेटिक मैप होता है इसमें हम क्या देखते हैं, मान लो सड़कें हो गए, राइट, या रेन पैटर्न्स हो गए, इस तरह से उद्योग इंडस्ट्रीज हो गई, मतलब थीम बेस होता है। थीम समझते हैं क्या चीज होती है? जैसे आपने अगर एटलस परचेज किया हो कभी लाइफ में, तो एटलस में जो पूरी किताब होती है एटलस की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैप्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैप आपने देखना खाली टेम्पल्स का या वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स का, तो फिर वो वैसे वैसे बना होता है। तो वहां फिर फोकस उसी ही बात पर जो है वो किया जाता है। आपने अगर मैप देखना हो सिर्फ सड़कों का, तो नेशनल हाईवेज ही दिखेंगे आपको। आपने ट्रेन का देखना हो, रेलवे ट्रैक्स का, तो रेलवे ट्रैक ही आपको दिखेंगे। फिर वहां पे ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है कि वहां पे राजस्थान है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो फटाफट से हम इसमें आगे लेकर जाएंगे खुद को डिस्कस करते हुए। जस्ट अ मिनट। ये मैप्स हैं, ये आपका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा है? यूरोप, ये कौन सा है? एशिया, कौन सा है? अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है जी। तो हम अभी समझेंगे कुछ टेक्निकल चीजें, समझेंगे स्ट्रेट या जलडमरू मध्य क्या होता है। जब दो लैंड होती है उनके बीच में पानी का रास्ता होता है, या आप इसको ऐसे देख पाएंगे, देख पा रहे हैं आप? दो ये जमीन है, लैंड है जहां लोग रहते होंगे, उनके बीच में क्या है? पानी का एक रास्ता है। और मुझे इस लैंड से उस तक जाना हो तो मुझे यहां से जो है समुद्री जहाज के जरिए जाना पड़ेगा। तो दो भूमियों को जो पानी सेपरेट करता है उसे बोलते हैं आप स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है। जैसे पॉक स्ट्रेट, पॉक पीएल की पॉक स्ट्रेट, वो इंडिया और श्रीलंका को के बीच का पानी है। समझा आप? जैसे इंडिया का मैप खत्म होता है, देखिए समझेगा, समझा आप? क्यों समझे? देखिए जैसे इंडिया है, ये रफली बनाते हैं इंडिया, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया और यहाँ क्या है? श्रीलंका। तो ये जो पानी है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम पॉक स्ट्रेट। पॉक स्ट्रेट, स्ट्रेट बने जलडमरू मध्य। तो ये जो रास्ता है बीच में पानी का, जिसमें कि भगवान राम की सेना कहां पहुंची थी इस रास्ते? राम सेतु बना था, तो वो ये चीज है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट। लिखिएगा इसको। एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण, आमतौर पर नौगण्य मने नौ से जाने वाले जलमार्ग हैं, जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। आमतौर पर ये पानी का चैनल है जो दो भूमि द्रव्यमानों के बीच है वो स्थित है। ठीक है जी। हिंदी वाले यूं लिखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए ट्रांसलेशन करके दे रहा हूं। तो लिखिएगा, स्ट्रेट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड वाटर चैनल। स्ट्रेट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड water channel. Strait is a naturally formed water channel
naturally formed water channel which connects two land masses, which connects two land masses, which connects two land masses, which connects two land masses। ठीक है जी, तो दो लैंड मासेस को आपस में जो है वो ये क्या करता है जी, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि इंडिया का मैप आपने देखा है, आपने श्रीलंका का मैप देखा है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी का चैनल है, एक पानी है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट, माने जल डमरू मध्य। ठीक है जी, हम इसे जल डमरू मध्य बोल देते हैं। यहां तक बात स्पष्ट हुई क्या, यहां तक बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को? चलिए बढ़िया है। अब मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। इस्थमस क्या चीज होती है जी? स्ट्रेट और इस्थमस में फर्क होता है। तो अब ये पानी नहीं, बीच में क्या है, भूमि ही है, जो दो बड़े भूमि वाले क्षेत्रों को आपस में जो है वो जोड़ती, से बोलते हैं इस्थमस, माने स्थल संधि। समझे आप? जल संधि में बीच में जल था, यहां पे क्या है, स्थल है। तो दो बड़े भूमियों को आपस में कौन जोड़ेगा? एक लैंड, छोटा सा रास्ता होता है वो, उसे बोलते हैं आप इस्थमस। जैसे इस्थमस ऑफ पनामा, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को आपस में जो है वो जोड़ता है, पनामा इस्थमस। देखिए, तो इस्थमस इज ए वेरी नैरो लैंड पाथ, is a very narrow land path which connects two big land masses, which connects two big land masses, which connects two big land masses। तो दो बड़े लैंड मासेस को आपस में जो क्या करेगा भाई, जोड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं आप? इस्थमस या स्थल संधि कहते हैं। इतनी सी बात क्या स्पष्ट हुई आपको, अंडरस्टैंड हुई क्या? इस्थमस क्या होता है? तो ऐसा डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा पनामा। एग्जाम्पल, पनामा एक देश है, इसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ऊपर है आपका नॉर्थ अमेरिका और नीचे क्या है, ये वाला साउथ अमेरिका, माने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप हैं, इनको आपस में कौन जोड़ता है? इस्थमस ऑफ पनामा। हिंदी में कहें तो पनामा की स्थल संधि। तो कोई आपसे पूछ ले कि स्ट्रेट और इस्थमस में क्या फर्क है, या जल संधि में और स्थल संधि में क्या फर्क है, तो देखो, जल संधि में जल होगा और स्थल संधि में क्या होगा, स्थल माने भूमि होगी। तो ऐसे कुछ आप याद रखेंगे तो देखो, पिक्चर का पर्पस क्या, मैं ऐसी पीपीटी क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर आप सिर्फ शब्दों में लिखेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, थोड़ी बोरिंग फील होती है। मैपिंग जब तक नहीं हो तब तक उतना रियलिटी हमें मालूम नहीं चलती है। ठीक है, हटाऊं इसको मैं यहां से। तो हमने स्ट्रेट को डिस्कस कर लिया, और डिस्कस कर लिया हमने किसको जी? तो अगर आप एग्जांपल यहां देना चाहें तो कौन सी स्टेट है? पॉक स्टेट, PALK, पॉक स्टेट, जो भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग करती है। पानी का एक चैनल है, पानी का एक रास्ता है, ठीक है जी, जिस पर वही नल और नील ने पत्थर फेंके तो रावण सेना जो है वो, सॉरी, राम सेना जो है, राम भगवान की सेना जो है वो पहुंच पाई थी कहां पे? लंका, लंका पहुंच पाई थी। ठीक है, चलिए अब एशिया की बात करेंगे जी। एशिया की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की हम बात करते हैं, ये हमारा एशिया है। अब एशिया को आप अंडरस्टैंड करें तो दिख रहा आपको इंडिया जी, दिख रहा है, ये नीचे क्या है? श्रीलंका है, ये चीन है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है, तुर्की है, पाकिस्तान इधर है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे देश हैं इसके अंदर। नीचे आप जाएंगे तो नीचे म्यांमार, नेपाल भी है, म्यांमार भी है। आप और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा ओमान, थाईलैंड, ये बहुत सारी कंट्रीज आपको यहाँ जो है वो नजर आएगी। तो पॉइंट क्या है कि एशिया को हम समझें तो एशिया उत्तर में कहां तक जाता है जी? आर्कटिक महासागर जो नॉर्थ में है, और दक्षिण में कहां तक है ये? हिंद महासागर तक। ठीक है जी, हिंद महासागर तक है। और पूर्व में कहां तक है जी? यहां कौन सा महासागर है? प्रशांत, माने पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है।
ठीक है जी। और पश्चिम में कौन से अच्छा, पश्चिम में पर्वत कौन से हैं, मैंने पश्चिम में कौन से पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत, हम इनको डिस्कस करेंगे। यूआरएल, यूरल माउंटेन्स बोलते हैं इनको। ये बाउंड्री का काम करते हैं किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है जी। चलिए, जो भी है, कैस्पियन सागर है, काला सागर मैंने ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और यही जो 4-5 चीजें मैंने कही यहाँ पे, ये एशिया और यूरोप के बीच में क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कौन से पर्वत ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाने वाला काम करते हैं? तो नाम क्या उनका? उरल पर्वत या यूराल पर्वत, या मैं तो इंग्लिश में उनको उरल कहता हूं, यूआरएल, उरल माउंटेन। ये कौन कौन से देशों में आते हैं वो भी डिटेलिंग से डिस्कस करेंगे। चलिए, छापना स्टार्ट करिए। हिंदी वाले तो सेम ही लिखेंगे और इंग्लिश वालों के लिए ट्रांसलेशन करके देता हूं। तो लिखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट इज स्प्रेड इन द नॉर्थ अप टू आर्कटिक ओशन, spread in the ARC up to spread in the north up to Arctic Ocean, ARCTIC, Arctic Ocean, up to Arctic Ocean, and in the south up to Indian Ocean, हिंद महासागर माने Indian Ocean, and up to south, and in the south up to Indian Ocean. In the north it is up to Pacific Ocean, ये वाला प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया जो है प्रशांत महासागर. In the east it is up to Pacific Ocean. दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत, पैसिफिक. तो पैसिफिक माने प्रशांत महासागर तक है. अगली बात, ये जो लाइन है ना, मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से लिखें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बढ़िया से कोई पेन अलग लगा लीजिए, क्योंकि ये इस लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो लिखिए, इसकी पश्चिमी सीमा, मैंने हिंदी वाले तो सेम ही लिखेंगे. इन दी वेस्ट its boundary contains Ural Mountain या Ural Mountains. Ural Mountain को अगर हाइलाइटर पड़ा तो हाईलाइट कर दीजिएगा, नहीं तो पछताओगे बाद में. आगे, कैस्पियन सी, CASPIN, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, एंड देन ब्लैक सी, काला सागर. ये सारे बाउंड्री बनाते हैं किसके बीच में? इंडिया और एशिया और यूरोप के बीच में. ब्लैक सी, फिर मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, फुल स्टॉप. क्या आप लोगों ने ये लाइन लिख दी यहां तक, हिंदी वालों ने? एक सवाल पूछूं आपसे फिर मैं. सवाल ये है, आपसे सवाल मेरा ये है कि सागर में और महासागर में क्या फर्क होता है? जैसे आप देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर. सागर में और महासागर में क्या फर्क है? क्या वही फर्क है जो हम जब किसी शब्द के आगे महा लगा देते हैं कि पुरुष नहीं आप महापुरुष हैं? अंदाज अपना अपना. अच्छा, सागर में, सागर किनारे दिल ये पुकारे. और कोई? तो यही आंसर है कि जो महासागर है उसका कोई किनारा नहीं होता उसका. अगर होगा भी बहुत दूर जाके. मन का आप ये कह रहे हैं कि महासागर बड़ा सन पानी वाला एरिया होगा और सागर कम पानी वाला एरिया होगा. क्या ये डेफिनेशन देंगे हम? नहीं, ये डेफिनेशन तो आम आदमी की हुई. आम आदमी बोलेगा ऐसे, जो पढ़ा लिखा नहीं है खास, क्योंकि उसकी नजर में तो सागर और महासागर की परिभाषा ही होगी जो पुरुष और महापुरुष की होती. देखिए, सागर जो होता है भाई, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सागर एक बड़ी झील जैसा होता है. झील देखिए आपने, रिवाल्सर, पराशर, खजियार झील. झील क्या होती है? झील बीच का पानी और साइड में क्या होता है? पूरा लैंड होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधे होते हैं, है कि नहीं? है लैंड है ना साइड में, और बीच में क्या है? बीच में पानी है कि नहीं है? तो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ है. चारों ओर से, चारों ओर भूमि है, बीच में क्या है?
बीच में पानी से लेक नहीं होती है, लेक झील वैसे वैसे, और ये फिर बहुत बड़ा होता है, ये है फर्क, बहुत विशाल होगा, जैसे डेड सी या जैसे कैस्पियन सी या काला सागर, इस तरह से, समझा। पर जो अपने महासागर होते हैं, दैट इज ओशियन, उनकी कोई लैंड बाउंड्री होती नहीं। क्या आप थोड़ा समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि जो सागर है वो चारों ओर से किससे घिरा होता है? हाँ जी, लैंड से घिरा होता है, चारों ओर से, चारों ओर से। आपको दिखाऊंगा आगे में, कैस्पियन सागर, रेड सी, ब्लैक सी, सारे देखेंगे, चारों ओर भूमि होती है, बीच में क्या होता है? बीच में पानी होता है। चलिए, अब इसमें एक लाइन ये जो है, ये बहुत इससे ज्यादा स्पेशल लाइन है। ये क्या बोलती है कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती। कितनी सुंदर लाइन लिखी है ये। स्वेज नहर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि स्वेज नहर में कॉन्ट्रोवर्सी, सुन लो भाई, सुन लो भाई, स्वेज नहर में काफी, SUEZ, स्वेज कैनल में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि जो नहर है आर्टिफिशियल है, बनाई गई है खुद, ठीक नहीं। नहर का बेनिफिट क्या होता है? सिंचाई करना, पर वो मेन लैंड के भीतर सिंचाई करना। इसका पर्पस क्या है? एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि जो ये लाल सागर का क्या रोल है इसके अंदर। अगर आपने एशिया से कहां पहुंचना हो, अफ्रीका पहुंचना हो, लैंड के आप रास्ते जाएं, भूमि के आप रास्ते जाएं, तो काफी ज्यादा फ्यूल या ईंधन खर्च होता है, ट्रेन में, ट्रकों में। तो ये नहर बना दी गई, इसका पर्पस क्या है कि जो नहर है ये रेड सी के थ्रू होती हुई जाएगी। मैंने जैसे नहर बना दिया आपने, इस नहर का रास्ता कहां पहुंच जाएंगे? लाल सागर के अंदर, और उसे क्रॉस के तो कहां पहुंच जाएंगे आप? अफ्रीका के अंदर। इस बारे में मैं गहराई से बात करूंगा, फिलहाल नोट कर लीजिएगा कि कौन सी नहर है या कौन सा सागर है जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। उसका नाम क्या है? रेड सी, मेरे लाल सागर। और नहर कौन सी है? वो स्वेज कैनल है। लिखिए इसको, हिंदी वाले सेम लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे इसके अंदर कि रेड सी एंड सुएज कैनल कनेक्ट्स, रेड सी एंड सुएज कैनल connects Asia with Africa, connects Asia with, अलग करना मतलब क्यों? वही है ना, बाउंड्री बनाता है ना। अलग करने वाले भी कभी जोड़ते हैं लोगों को, समझेगा। लाइफ में भी ऐसा होता है, somebody who want to separate you do something for you। तो वैसे अगर अलग करने का मतलब क्या है कि बीच में पानी आ गया ना, वो अलग हो गया वो, और हम जाते भी तो उस रास्ते हैं ना, उस पानी के रास्ते। आपकी इच्छा है जो लिखना है, अलग करते हैं, लिखिए इसको। या सेपरेट्स, रेड सी एंड स्वेज कैनल सेपरेट्स एशिया। जैसे खड़नी होती, नदियां होती, नाले नहीं होते आपके गांव को लगकर दूसरे गांव से, तो क्या फिर नाले क्रॉस नहीं करते आप जाने के लिए परे को? सही बात है ना, इस तरह से। और बैरिंग जो जल संधि है जी, ये उत्तर अमेरिका से अलग करती है। बैरिंग जो जल संधि है, माने स्ट्रेट है, ये नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है एशिया को, उसकी हम बात करेंगे। बैरिंग, BARRING, बैरिंग स्ट्रेट जल संधि माने स्ट्रेट, ये उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया आज, बट ये 3-4 फैक्ट्स यहाँ पे क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, पहली 2 क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होगी। और जिसने आज ये क्लास नहीं करी, फिर वो अगली उसमें जाएगा, देखो उसको बाउंड्री का ही पता नहीं होगा कि एशिया की बाउंड्री यूरोप के साथ कौन सी है, एशिया की बाउंड्री जो है वो अफ्रीका के साथ कौन सी है, पता ही नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप रटते हैं एग्जाम के लिए, बट यहाँ आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं फर्क है इसके अंदर। तो रटने में कोई रट भी लेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, यहां से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। लीजिए क्विक ब्रेक, 2-3 मिनट का।
तो आपको याद होगा पिछले कल हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो थी, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पिछले कल से विश्व का भूगोल, राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें मैंने कहा था कि हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप को डिस्कस करेंगे, मैंने एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको मैंने रफली ये बताया था कि इस तरह से जो कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं जी, एशिया, यूरोप, ये कौन सा है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या है भाई, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो हम एशिया को डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे एशिया का जो बाउंड्री है वो इधर अफ्रीका के साथ है कि नहीं है। एशिया की बाउंड्री किसके साथ है, यूरोप के साथ भी है। तो प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इधर साउथ में भी है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट की बाउंड्री यूरोप में या बाउंड्री अफ्रीका में किस जगह पर है, कौन से प्लेसेस हैं जहां ये बाउंड्री बन रही है। तो हमने कल जो डिस्कस किया था इसके अंदर वो ये डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, चलो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करने का फायदा नहीं है इसको। हमने ये डिस्कस किया कि पश्चिम माने ये जो इलाका है पश्चिम वाला, कहां गया भाई, ये जो पश्चिम है इधर वेस्ट में, तो पश्चिम में माने वेस्ट में जो हमारी बाउंड्री है वो कहां तक है जी, यूरल माउंटेन्स है वेस्ट में, और दूसरा कैस्पियन सी भी है, कैस्पियन सागर, तीसरा काला सागर, भूमध्य सागर, राइट। ये एशिया और यूरोप के क्या बनाते हैं, सीमा। समझे आप, लाइट का कुछ होने वाला है ना, वोल्टेज कम है, बीच में लाइट जाने के चांसेस हैं, इससे पहले लाइट जाए हम में बातें कर लेते हैं। अच्छा, और अफ्रीका के साथ ये तो ही किसके साथ हुई भाई, एशिया और ये वाले एरिया में बाउंड्री जो है वो कहां है, तो आपको कल याद होगा लाल सागर माने रेड सी, और स्वेज कैनल माने स्वेज नहर SUEZ, स्वेज कैनल। ठीक है जी। मैंने कल कहा था कि एक आर्टिफिशियल क्या है, झील है, नहर है, लेक है, कैनल है, तो स्वेज कैनल है, स्वेज नहर है। समझे आप, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी, आर्टिफिशियली, समझे। इसमें काफी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, छोड़ दीजिए फिलहाल इसे। और बेरिंग जल संधि, हाँ जी, तो हाँ जी, बेरिंग जल संधि द्वारा ये उत्तर अमेरिका से क्या होती है जी, अलग होती हैं। विच मींस आप देखेंगे तो भाई जो एशिया है, इधर देखिए आप, एशिया है, एशिया, ये एशिया है, इसके इस तरफ क्या है, वो तो है, मगर इसके इस तरफ कुछ और नहीं, ये चीज है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। पर अगर हम पूरा दिखाएंगे तो हमें बोर्ड के पीछे में से जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इस ग्लोब खोल दिया गया है, ग्लोब ऐसे है ना, उसे खोल दिया गया है। तो ये किनारा और ये किनारा क्या है, एक ही जगह है। इवन ये जो दिख रहा आपको पीला रंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, दिस ओनली शोज कि ये चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। क्या होती है आपस में कनेक्ट। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि, माने क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, ये वाली स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट, जल संधि क्या होती है, हाँ, जल संधि वो पानी का चैनल है जो दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है। जल संधि के बारे में थोड़ा सा आपने जानना है तो हमने पिछले कल डिस्कस किया था, आ गया जल संधि के बारे में, नीचे है, चलिए जल संधि के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। जल संधि को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इस्मस हो गया, ऊपर है गया, ये स्ट्रेट माने जल डमरू मध्य, या जल संधि भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है जी। तो जो दो बड़े बड़े लैंड बने कॉन्टिनेंट को कह सकते हैं आप, या उपमहाद्वीप, बड़ी बड़ी लैंड को आपस जो एक दूसरे से कह रहा है, अलग कर रहा है, मन इन दो लैंड मासेस के बीच में क्या पानी का एक रास्ता है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य या जल संधि। ठीक है जी। अब आगे बढ़े, आज जी आगे बढ़े। तो अब जो है आज हम जो यहां से करेंगे डिस्कशन साथ, आप देखेंगे कि जो हमारा एशिया है, अभी एशिया का ही मैप है, सिर्फ एशिया का जो मैप है इसमें भारत हो गया,
इसमें नेपाल हो गया, इसमें भूटान हो गया, इसमें आप देखेंगे अपना अपना ही समझिए पाकिस्तान हो गया, राइट। आप देखेंगे ये क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, साउथ एशिया, माने दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, समझे। तो कोई आपको कहे कि दक्षिण एशिया क्या चीज है, तो भाई भारत, माने एक टाइम पे यूं कहिए जो अखंड भारत था ना, अखंड भारत जो अंग्रेजों ने फिर उसे डिवाइड किया, वो जो अखंड भारत था वो साउथ एशिया है, साउथ एशिया। आपने कई बार सुना होगा कि भारत में आक्रमणकारी आए, भारत में चंगेज खान आया, राइट, तैमूर आया, कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से, है ना। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया कहां है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, सेंट्रल एशिया। इवन आप देख सकते हैं कि सेंटर में यही पड़ता है, सेंट्रल एशिया। इसमें कौन कौन से एरिया आ सकते हैं, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, राइट। ये सारे ऊपर वाले एरिया क्या है, सेंट्रल एशिया। इवन अफगानिस्तान को भी क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल एशिया। क्या आप थोड़ी सी मैप की समझ रखते हैं, ये पाकिस्तान के बिल्कुल बगल में यहां क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री का नाम क्या है, दुरंत लाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से आए, हुण आए, शक आए, कहां से आए, सेंट्रल एशिया से आए। इवन और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये आर्यंस कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये यही फिलहाल मान के लोग चले हैं, विचार डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, कोई बोलता है यहां से आए तो वहां से आए थे, मगर ज्यादातर लोगों का जो क्रेडिबल विश्वास है वो क्या है, ये कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है जी। अगली बात, ईस्ट एशिया माने पूर्वी एशिया क्या है, ये वाला एरिया पूर्वी एशिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया, जिसमें साउथ कोरिया, जिसमें जापान, ये सारी कंट्रीज आपको जो है वो दिखेंगी यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं जी, ईस्ट एशिया। मैंने क्या बोलेंगे इस, हाँ जी हाँ जी, क्या बोलेंगे इसे, पूर्वी एशिया। कुछ समझे आप। अच्छा इधर जी, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मिडिल ईस्ट। माने अब ये क्या हो गया यार, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। मिडिल भी मध्य होता है, सेंट्रल मध्य होता है मध्य पूर्व बोले इसे, ठीक है। इंग्लिश में इसे मिडिल ईस्ट ही कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मिडिल ईस्ट। अब मेरी हिंदी में पढ़ाई नहीं हुई है तो इसे मध्य ही कहेंगे हम लोग, पर मध्य, अच्छा ईस्ट भी तो है साथ में दिया हुआ, तो मध्य और पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया। अब जो मिडिल ईस्ट है, ये जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जो एशिया है, इसमें अधिकतम कंट्रीज वो है जो एक तो मुस्लिम नेशंस हैं, और दूसरी बात इनके पास ऑयल और गैस काफी ज्यादा है। इसमें इराक, ईरान, समझा, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारी कंट्रीज किस में आती हैं, मिडिल ईस्ट में। यदि आपको या किसी को भी अगर आप मुस्लिम हैं और आपको अगर लाइफ सेट करनी है तो आपको कहां जाना चाहिए, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां की करेंसी तो भारत के मुकाबले बहुत क्या है, बड़ी है। दिनार में आप पैसा छापेंगे वहां पे तो पैसा ही पैसा, ठीक है जी। तो इधर जाने से काफी पैसा बनाते हैं। मुस्लिम ही क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा इन देशों में कट्टरपंथी ज्यादा है धर्म को लेकर, तो अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है वहां पे, अपने विश्वास को लेकर, अपने बिलीफ को लेकर। बहरहाल, और नियर ईस्ट में टर्की वर्की यहां आ गए, ठीक है जी। फाइनल बात, अच्छा ये साउथ ईस्टर्न एशिया, क्या बोलते हैं इसे, साउथ ईस्टर्न एशिया माने दक्षिणी पूर्वी एशिया। और ये जो एशिया भाई, इसमें वो कंट्रीज ज्यादातर आती हैं जो बड़े ही टापू वाले देश आपको मिलेंगे, पानी पानी आपस में इस एरिया में। इसमें आप देखेंगे थाईलैंड है, लाओस है, ठीक है जी, मलेशिया है, राइट, अपना सिंगापुर है, ये सारी कंट्रीज आपको यहां दिखेंगे। ज्यादातर लोग ये नॉन वेज ही खाते हैं, ये किसी भी चीज को खा सकते हैं, ये वाला जो, अगर आप कभी यहां जाएं तो इनका ज्यादातर फूड क्या है, सी फूड है, नॉन वेजिटेरियन ज्यादातर लोग हैं। रीजन क्या है कि इस एरिया में खेती के बहुत अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं है, दैट इज वाई ये लोग जो है वो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस हैं। और थाईलैंड, ये कौन सा देश है भाई, म्यांमार, और नीचे कौन सा है, थाईलैंड। ये म्यांमार है ना बगल में, और नीचे कौन है, थाईलैंड है। थाईलैंड इंडियंस को विदाउट वीजा एंट्री देता है, इसलिए काफी भारतीय घूमने कहां जाते हैं, थाईलैंड, राइट।
रीजंस क्या है कि अगर आप देखें यहां से आप एक फ्लाइट लें तो 1.5 घंटे में कहां पहुंच जाएंगे? थाईलैंड। बहुत नजदीक है। किसी और देश में जाना हो तो काफी दूर है। कलकत्ता से फ्लाइट लेंगे 1.5 घंटे, कलकत्ता से इतना हिमाचल पहुंचने में टाइम लगेगा उतना तो थाईलैंड पहुंच जाएंगे आप। तो अगर आप हिमाचल से कलकत्ता भी जाते हैं जॉब करने, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, तो बाय ट्रेन जाते हैं, बाय बस जाते हैं। आप दूरी को देखेंगे तो कलकत्ता से जो ये थाईलैंड है और कलकत्ता से जम्मू कश्मीर है, लगभग सेम दूरी पे दिख रहा है। एंड दैट इज वाई प्लेन पे जो समय लगेगा यहां से यहां पहुंचने का, सेम डिस्टेंस यहां पहुंचने का, तो बहुत एक्सेसिबल है। और बिना वीजा के हम लोग वहां जो है वो जा सकते हैं, बस पासपोर्ट चाहिए। 25 नेशंस ऐसे हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के हम जो है वहां पे घूमने जा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा इस तरह से मिल जाता है हमें वहीं पे जाकर ही, एयरपोर्ट पे। चलिए जो भी है, आगे बढ़े जी यहाँ से। तो क्या आपको थोड़ी समझ आई कि जब ये बोलते थे कि मध्य एशिया से आए थे आक्रमणकारी, मध्य एशिया से आए थे, व्हाट इज मध्य एशिया? ये ऊपर वाला एरिया जिसमें कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है जी, ये सारे क्या है ऊपर वाले? क्या है भाई? मध्य एशिया। ये नॉर्दर्न एशिया है जिसमें कि अपना रशियन एम्पायर कह लीजिए, रशिया आता है। ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा देश है रशिया। और पॉपुलेशन क्या है यहाँ की? बहुत कम। इंडिया के मुकाबले देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा है? इसकी पॉपुलेशन क्या होगी रशिया की? रशिया की पॉपुलेशन रफली 10 करोड़ के आसपास है, उससे भी कम होगी, मैंने चेक नहीं किया अभी। तो रफली 10 करोड़ के आसपास क्या होगी वहां की पॉपुलेशन होगी। इतना बड़ा एरिया, पॉपुलेशन इतनी कम, क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, ठंड वेदर से पॉपुलेशन का क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी, फसल नहीं हो पाएंगी अच्छी, ये रीजन है क्या? सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? रशिया में। तो हम ये कैसे बोल पा रहे हैं कि रशिया में फसल नहीं होती है? हुँ? हम जो बिस्किट खाते हैं वो रूस वाले बिस्किट है सारे, ज्यादातर गेहूं वहां से बन के आता है। रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ तो बिस्किट महंगे हो गए भारत के अंदर। तो उत्तर यह है भाई कि यहाँ पे सिर्फ एक तरह की फसल उगती है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हैं गेहूं जो है वो कैसी फसल है? विंटर वाली फसल है, तो विंटर ही है सिर्फ, वहां पे गेहूं ही होता है सिर्फ। तो अब एक ही फसल होगी तो नेचुरली कितना उगा पाएंगे आप? और भारत में 4 सीजन लबालब फसलें उगाओ, कभी चावल उगाओ, कभी गन्ना उगा दो, कभी गेहूं उगा दो। तो इंडिया एक ऐसा नेशन है, ज्योग्राफी की ऐसी है कि यहाँ बहुत डिफरेंट क्या होते हैं क्लाइमेट। अभी सर्दियां हैं तो अभी का मौसम रूस जैसा मान लेते हैं, तो गेहूं हमने खेतों में उगा दिया है। आगे गर्मी आएंगी तो चावल या मक्की उगा देंगे खेतों के अंदर। तो हमारे पास खेती की अपॉर्चुनिटीज क्या है? और आपने ठीक कहा, जिन क्षेत्रों में खेती की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वहां पॉपुलेशन क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए इंसान चाहिए थे। अगर परिवार में इंसान काफी हैं, बच्चे काफी हैं, तो काफी आप बड़े जमींदार माने जाएंगे। खेती कर रहे हैं और कम है तो फिर खेती आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ खेती की अपॉर्चुनिटीज क्या थी जी? ज्यादा थी। इसी कारण से हिमाचल का भी देखेंगे आप, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? लाहौल स्पीति। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? लाहौल स्पीति में। अगेन सेम लॉजिक कि वहां पे ठंड इतनी है कि आप बहुत ज्यादा टाइप की फसलें उगा नहीं सकते। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ये कौन सा एरिया जी, क्या बोलते हैं इसे? दक्षिणी पूर्वी एशिया। फटाफट आप नोट करेंगे कौन कौन सी कंट्री पड़ती है इसके अंदर, ठीक है जी। यही इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं। पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, राइट? डिफिकल्ट एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर म्यांमार है, भारत के साथ टच करता हुआ एरिया, आप जानते हैं म्यांमार। उसके नीचे फिर जो है वो मैंने कहा था थाईलैंड है ना, फिर कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनाई। जल्दी से इनके नाम नोट कर लीजिए। यह 11 देश हैं, तो 11 देशों के आपको नाम पता होने चाहिए, इनके नेम्स क्या है, जल्दी से। तो साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश आते हैं, 11 कंट्रीज आती है, ठीक है जी। जल्दी से नोट करिए। ब्रुनई, बर्मा, बर्मा मतलब क्या है? म्यांमार। बर्मा जो है म्यांमार का ओल्ड नेम है। कंबोडिया, तिमोर लेस्टे,
इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नोट करिए बिना किसी मिस्टेक के। है जी, नोट कर लिया? कोशिश करिए नोट करते करते याद भी हो जाए आप लोगों को, समझे? फिर फायदा है। तो आपकी पूरी कॉन्शियस कहां हो, नोट किया, याद भी किया, साथ में दिमाग चलना चाहिए। तो अपना दिमाग यहां वहां से बिल्कुल यहां ले आइए। हटाओ इसको जी। आपने दो कंट्रीज के नाम बहुत ही फेमसली सुने होंगे, मलेशिया और सिंगापुर। तो जो मलेशिया है और जो सिंगापुर है, ये जो नेशंस हैं, ये बहुत ही टूरिज्म फ्रेंडली और रिच रहे हैं, मलेशिया और सिंगापुर। ना दूसरी बात क्या है, अगर आप देखेंगे कि जो ये मलेशिया है या सिंगापुर है या इंडोनेशिया है, ये नीचे वाली कंट्रीज का मजहब या धर्म क्या है? इस्लाम। और ये ऊपर वाली का धर्म क्या है? बुद्धिज्म। समझा आप? ये बौद्ध और ये क्या है? इस्लामिक है। क्या यहां आतंकवाद है? यहां आतंकवाद नहीं है। तो रीजन क्या है? मुस्लिम नेशन 5-7 हैं पर आतंकवाद यहां नहीं है। तो रीजन क्या है कि ये जो देश है ये एजुकेटेड है, डेवलप्ड है ये देश। कट्टरपंथी यहां कभी सुनने को नहीं मिलेगी। आप मलेशिया जाइए, कोई कट्टरपंथी नहीं है। आप सिंगापुर जाइए, इवन सिंगापुर में एक टाइम पर हमारी बॉलीवुड की फिल्में शूट ही वहां होती थी, सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर तो यहां नहीं है। रीजन क्या है कि यहां पर कोई ऐसा जो है वो टकराव आपस में नहीं है। और टकराव होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ये मुस्लिम कंट्रीज है और यहाँ मान लीजिए कोई हिंदू कंट्री है या मान लो क्रिश्चियन कंट्रीज है जिनका आपस में क्या है? झगड़ा है। तो फिर जो कुछ लोग होते हैं वो इस्लाम के नाम पर या जिहाद के नाम पर उनको फिर तैयार करते हैं, क्योंकि वो 1-to-1 वॉर कर नहीं सकते हैं। आपको आतंकवाद मिलेगा फिलिस्तीन के अंदर, क्योंकि इसराइल के साथ क्या उनका आपस में टसल है। तो इस्लामिक जो टेररिज्म है बहुत सिलेक्टिव है। तो हर देश में जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे आतंकवादी या टेररिज्म जो है वो नहीं है। टेररिज्म प्री प्लान्ड एक्टिविटी है कुछ लोगों की, जो कुछ लोगों को जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो है तुम ये कर जाओगे, तुम्हें जन्नत डायरेक्टली जो है मिलेगी, प्लस तुम्हारे घर वालों को इतना पैसा देंगे कि मतलब 4 पुश्तें जो है उसमें सर्वाइव कर जाएंगी। तो दिस इज दी स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान प्ले करता है अगेंस्ट इंडिया। इन देशों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखो, हमारे पढ़ने का एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि हमारे थॉट क्या हो क्लियर सोसाइटी के बारे में। और थॉट ही क्लियर नहीं और पढ़ गए और जॉब लग भी गई, तो आगे जाके आप स्कूल में या कहीं जाएंगे, बच्चों को भी फिर आप मिस टीच करेंगे वहां जाकर या मिस कोट करेंगे चीजों को। दिस इज द ओनली पर्पस। चलिए, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया की हम बात करें। दक्षिण पूर्वी एशिया समझते हैं क्या चीज है जी? क्या आपको 11 कंट्रीज के नाम याद हुए? 11 नहीं होंगे, मैं मान लेता हूं, पर 5 हुए क्या? किसको 5 याद हो गए? अरे भाई, जो हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर और लाओस और है ना इंडोनेशिया, ये बड़े कॉमन से नाम नहीं है क्या? ये नाम, हाँ हाँ भाई सुन लो, जो है ये बड़े कॉमन से नाम है कि नहीं है? मैंने 5-7 तो हमने अक्सर सुने हैं। तो दैट इज वाई 11 नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से जो पूछने वाला एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि तैमूर लेस्ते ये देश कहां पड़ता है? इस उसमें साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में या लाओस, ये 2 देश ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है। एंड दैट इज वाई क्वेश्चन यहां से आ सकता है। भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, चाहे वो बुद्धिस्ट कंट्रीज हो या फिर मुस्लिम कंट्रीज हो। हमारे रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ बहुत अच्छे हैं, मलेशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इवन मलेशिया वो कंट्री है जिसने कहा था, सुन लीजिए भाई, मलेशिया वो कंट्री है जिसने 5 साल पहले कहा था कि जिनके भी 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको हम टैक्स फ्री कर देंगे, कोई इनकम टैक्स नहीं।
तो इसका मतलब क्या है कि हर मुस्लिम के 4 बच्चे पैदा करना चाहता है, 4 बीवियां करना चाहता है, राइट? अगर ऐसा ही होता तो मलेशिया कम पॉपुलेशन से सफर क्यों कर रहा है? मलेशिया की सरकार ने क्यों ये कहा कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हो, या 2 से अधिक, तो उनको इनकम टैक्स फ्री, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत घट रही है, उनके पास काम ज्यादा और लोग क्या है, कम है, राइट? समझे बात आप? तो उनको ये क्राइसिस है पॉपुलेशन का, तो दैट इज वाई। अच्छा, अब वहां पे पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है इतनी? जो विमेन क्या होगी, एजुकेटेड, वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेगी, वो अपने जीने के बारे में सोचेगी, घूमना फिरना, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना, रीडिंग करना, पैशन, म्यूजिक, ये। और जहां गरीबी है वहां तो सासू मां ने कहा कि बेटा होना चाहिए, राइट? उस कारण से बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं कि एक बच नहीं पाया तो 2 कर लो, 2 बेटे होने चाहिए। इसका मतलब ये हमारे जो दिमाग के अंदर चीजें हैं वो सिर्फ कहाँ है, बिकॉज सोसाइटी ऐसी बनी हुई है। यहाँ पैशन, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक किसी को भी, या किसी गांव में ऐसा होता कि हम पैशन फॉलो कर रहे हैं जॉब के साथ अपना? पैशन कहाँ फॉलो करना, जॉब ही नहीं मिल रही तो, समझ रहे कि नहीं? तो हमारा देश उनकी मकड़ जाल में फिरा हुआ है कि जहां पॉपुलेशन का डिजास्टर है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और मतलब शिक्षा नहीं है इस कारण से। चलिए, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की हम बात करें। प्राचीन काल से भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ क्या रहा जी, संबंध रहा है। हमारे बीच में व्यापार या ट्रेड सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से जो है वो चलते आ रहे हैं। हमारे उनके साथ रिलेशनशिप काफी क्या है, स्ट्रांग है। भारत दक्षिणी एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र सभी राज्यों के साथ सीधे संपर्क का आनंद लेता है। माने भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ज्यादातर जिन देशों में जाते हैं फॉरेन विजिट में, वो सारे कौन है ज्यादातर? साउथ ईस्ट एशिया। आप देखेंगे ज्यादातर हमारी विजिट कहां होती है, इन देशों के अंदर, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप क्या है, बहुत स्ट्रांग। और इंडिया को अगर विटो पावर चाहिए वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस में, ये सारे कंट्रीज हमको करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो इतना हमारा आपस में क्या है, अच्छा रिलेशनशिप है। और इसमें सिर्फ सुनिएगा, ठीक है जी। और इसके लिए हमने अपने रिश्तों को अच्छे करने के लिए और अच्छा करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। जैसे एक है साउथ ईस्ट एशियन रीजनल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ये इन देशों के साथ हमारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक नाम सुना होगा आपने, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, क्लरिकल एग्जाम था, कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक। तो टी से टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था, समझा आप? तो टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या है, टेक्निकल है। आपको पूरी शब्द बाय शब्द पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। और दूसरी बात, एशियन प्लस 1 का मतलब क्या है? एशियन ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं, पर भारत उसके साथ क्या है, ऑब्जर्वेटर के तौर पे काम करता है। तो एशियन मतलब +1 कौन है, इंडिया है, समझे? अगला जी, BCIM मतलब बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्पस क्या है कि हमारे रिलेशनशिप क्या हो, स्ट्रांग हो। हिंदी वाले सेम छापिएगा, और इंग्लिश वालों के लिए मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं जल्दी से, भी समय कम है, देखिएगा। इंडिया हैड ए वेरी ग्रेट रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया। India had a very great relationship with Southeast Asia from the ancient times. From the ancient, from the ancient times, from the ancient times, ancient times. India has a very direct contact. India enjoys a very direct contact with India enjoys a very direct contact with Southeast Asian nation. एशियन का फुल फॉर्म भी क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, समझे आप? ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका नाम लिखेंगे जल्दी से, जल्दी से इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखिए। गाइस हो गए?
ओके जी, जल्दी पेन चलाओ यार, आप लोगों ने आगे देश को संभालना है। अच्छा, हो गई जी। हो गए ना? देखिए, अब यहां मैं एक चीज को अंडरलाइन कराने जा रहा हूं, वो ये कि एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया जब वो 2014 में क्या बने, प्रधानमंत्री। एक्ट ईस्ट का मतलब देखिए, इस पॉलिसी का पूरा नाम क्या था, लुक वेस्ट, लुक वेस्ट, एक्ट ईस्ट। इसका मतलब क्या था कि देखो किनको, पश्चिमी देशों को, क्यों क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पर काम करो तो कहां करो, ईस्ट वाली, क्योंकि यही लोग हमारे पड़ोसी हैं। तो कल परसों विपदा आएगी या कोई ऐसी क्राइसिस आएंगे तो यही तो हमारे साथ में खड़े होंगे। समझे आप लोग? तो लुक वेस्ट माने देखो उनको कि क्या क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर, सीखो उनसे, मगर एक्ट करो ईस्ट के अंदर। जैसे आपको भी फेसबुक पे काफी फ्रेंड होंगे आपके, मगर पड़ोसी की तो सच्चा आपका दुख सुख में आने वाला व्यक्ति है वो, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, उससे मिलना जुलना चाहिए। तो इस तरह से वो यहां तक नोट जी। एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट, एक्ट ईस्ट, इसका पूरा नाम है लुक वेस्ट, एक्ट ईस्ट। 2014 में व्हेन नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इस स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया। इसका पर्पस था कि ईस्ट वाले एरिया में इंडिया दबदबा बनाया, अपना अपना कंट्रोल रखे पूरा, सभी कंट्रीज को साथ लेके चले पूरा, और क्योंकि वो भी फिर हमारे एक तरह से काम आए। हो गया जी? बन गया? हो गया जी? ये तो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन थी, तो अब चूंकि इतना टाइम नहीं है आज, तो हमें एशियन कंट्रीज का पता होना चाहिए, कौन कौन सी एशियन, एशियन क्या एक ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स एक ग्रुप है, बिम्स्टेक एक ग्रुप है, सार्क एक ग्रुप है। तो एशियन जो ग्रुप है वो किसका, किनका ग्रुप है जी? ये जो साउथ ईस्ट माने दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। कितने देश हैं इसमें? हाँ जी, 10 देश इसके अंदर आते हैं, 10 देश। क्या आपको उन 10 देशों के नाम याद हो सकते हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी 11 तो याद कर रखे हैं। तो इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो कौन सा नहीं है? तिमोर लेस्ते जो है इसका मेंबर, इसको छोड़ के बस। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमाए जाते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर एशियान एक ग्रुप है, इसमें कौन सा देश दक्षिणी पूर्वी एशिया का है जिसका मेंबर नहीं है? राइट, तैमूर लेस्ते। आप कैसे सोचना पड़ेगा ना एग्जाम के लिए, इफ यू वांट टू क्रैक 100% एनी एग्जाम। चलिए, तो लाल दीजिए के नाम। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके बारे में डिटेलिंग से मैं कल आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इनके नाम याद रख लीजिएगा, और एशियान के ऊपर जो है वो बाकी डिस्कशन में कल करवाता हूं। ठीक है जी, लीजिए ब्रेक।